So today we will speak about the topic right now. That is we have actually the question is asked in this way. That question which is asked in the board examination is something like this. Okay. So this is the question. Using differential equation of SHM. Using differential equation of SHM. Derive an expression for displacement. पहले तो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं. Derive an expression for acceleration, velocity and displacement. Okay. So ये हमारा क्वेश्चन होता है एक्चुअली. तो ये क्वेश्चन हमारा आज का एक्चुअली टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है. That we have to find using differential equation of SHM, we have to derive an expression for acceleration, velocity and displacement. Okay. So let's start with the today's lecture. So before starting these lectures, you have to you have to know about some rules of derivatives. So first rule which I would like to tell you is a chain rule, which we also call this as a chain rule. What is mean by chain rule? First of all, you have to understand. Okay, this chain rule I have already told you in the class, but you might have forgot this. तो रूल चेन रूल होता क्या है समझो. जैसे कि हमारे पास सपोज करके चलो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है या कोई भी एक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है या एक्स दिया हुआ है, जैसा भी आपको लेना. ओके. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास कोई एक फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है तो हमको उसको कोई और दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर सकते हैं या किसी दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं. तो उसको हम लिखते हैं डी सेकेंड. ओके. अच्छा, अभी अपने मन से सेकंड से डिवाइड किया तो सेकंड से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी ऐसे भलते चेंजेस नहीं कर सकते. तो हमने सेम चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और जो dt था डिनोमिनेटर का उसको थोड़ा साइड में लिख दिया, मतलब सेकंड फंक्शन के नीचे. होगा क्या, ये ऐसे भी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, डी फर्स्ट बाय dt यानी डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय dt, यही बचेगा अल्टीमेटली. तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे एक मैनिपुलेशन किया है सो दैट वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट. तो पहला रूल तो ये है जो तुमको ध्यान रखना है. दूसरा तुमको ये इंटीग्रेशन का रूल याद रखना होगा कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x है ना. बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं करना तुमको, dx से कुछ ज्यादा करना है. दैट इज तुम्हारे पास आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से ए कांस्टेंट है. ए क्या है हमारा, है कांस्टेंट, मतलब कोई भी एक नंबर होगा वो जिसकी वैल्यू 2, 3, 4, 6 कुछ भी हो सकती है. तो ए एक हमारा कांस्टेंट है और एक्स तो हमने कल ही पढ़ लिया. एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमेशा हम कहाँ से काउंट करते हैं, मीन पोजीशन से. ओके. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच वी हैव स्टडीड येस्टरडे. और ये जो इसका इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो तुमको याद करना है. इसका इंटीग्रेशन का रूल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए ये किसका इंटीग्रेशन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है. ओके. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से ए कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से होती है. ओके. तो ये दो रूल तुमको ध्यान रखना है. बाकी तुमको साइन का इंटीग्रेशन तो आता ही है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स. ओके. और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, है ना. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये रूल मैंने तुमको लर्न करने बोले थे एक टाइम पे. तो ये cos x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x. ओके. तो ये सारे रूल हमारे काम में आने वाले हैं अभी, तो इसलिए मैं पहले तो इसको रब कर देता हूँ क्योंकि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है. जैसे जैसे डेरिवेशन करेंगे वैसे वैसे इन सब की जरूरत पड़ेगी. अच्छा, ये सब चीजें पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आना जरूरी है. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है. तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं. ओके. तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन what terms we have to discuss. So in out of which the first term is a displacement, which we have discussed in the last lecture. Displacement is a
Displacement is always taken from mean position. Displacement, you know what is this? That is the change in position. Change in position. But it is always taken from mean position. Change in position with respect to mean position. Okay. तो mean position से या from mean position बोलो. Change in position from mean position. Mean position कल मैंने बताया था. Central position को क्या बोलते हैं? Mean position. Okay. तो this change in position from mean position is nothing but displacement. मतलब इस chapter में हम जितनी भी displacement लेंगे that will be counted from mean position. Okay. Just a second. So change in position from mean position. Okay. Now what we have to do that yes. So let's consider this is our path in which we have to perform the oscillation, or the particle which we have taken, or the body block of mass m which we have taken yesterday is present initially at mean position. So let's say this is the mean position and the mean position is represented like this of block of mass m. तो मैं मीन पोजीशन स्पेशली बताने के लिए ब्लू कलर का यूज कर लेता हूँ, जिसको मैं स्ट्रेट लाइन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज द पोजीशन विच वी आर कॉलिंग इट एज मीन पोजीशन, जिसपे इनिशियली ब्लॉक प्रेजेंट था. फिर ये मूव होता है, पहले राइट साइड में जाएगा. जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट साइड में जाए, बट हम ऐसा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पहले ये राइट साइड में जा रहा है, तो वो इस पोजीशन तक आएगा. इस पोजीशन तक मतलब दैट इज द, ये पोजीशन को हमने क्या नाम दिया था ब्लॉक की? दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना. एक्सट्रीम पोजीशन वी आर कॉलिंग इट एज, क्यों? क्योंकि मैक्सिममली ब्लॉक यहीं तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए हमने इस पोजीशन को जो है नाम दिया हुआ है, दैट इज वी नेम्ड इट एज. तो हमने अभी तक की दो चीजें सीखी, दैट इज एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन विच इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन. और तो रिज्यूम करते हैं लेक्चर. सो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. वन ऑक्सीलेशन मींस व्हाट? कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, फिर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तक गए, फिर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से वापस कहाँ है? मीन पोजीशन पे, और फिर मीन पोजीशन से वापस कहाँ गए? निगेटिव एम्पलीट्यूड, और फिर निगेटिव एम्पलीट्यूड से, आई नो मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज गेटिंग स्लो, सो आई एम कीपिंग इट ऑन, या राइट नाउ इट विल बी क्लियर. एंड देन निगेटिव एम्पलीट्यूड से वापस कहाँ आ जाता है? मीन पोजीशन पे. तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन होता है. तो आई होप कि दैट पूरा ऑक्सीलेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है, फिर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे जाना है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना है, फिर उसके बाद हमको एक निगेटिव एम्पलीट्यूड पे जाना है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना है. तो दैट इतना पूरा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. और टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स. ओके, तो टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड. फिर हमने फ्रीक्वेंसी के भी बारे में पढ़ा हुआ है गए हुए लेक्चर्स में. सर्कुलर मोशन में वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम जनरली कौन से सिंबल से बताते हैं? एन से. और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? वैसे तो हमने सर्कुलर मोशन में उसको आरपीएस पकड़ा था, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, बट यहाँ पर उसकी, इस चैप्टर में उसकी यूनिट है हर्ट्ज. और रोटेशनल मोशन चैप्टर में हमने उसको रोटेशन पर सेकेंड के हिसाब से पढ़ा था. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. नाउ कम्स फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि हमने कितने ऑक्सीलेशन किए, दैट इज हाउ मेनी ऑक्सीलेशंस वी परफॉर्म in 1 second. Okay, तो number of oscillation which is this mass or any body performs in 1 second. एक सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशन होते हैं, मतलब जितने बार भी वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेशन करेगा एक सेकंड में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ओके, that is the frequency of oscillation. It can be represented by f, it can be represented by n. n का एक सिंपल फॉर्मूला निकालना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? 1/T लिखना पड़ता है, जिसमें से कैपिटल T क्या है? कैपिटल T है टाइम पीरियड, है ना, दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो हमारा ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, दिस टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम जो कि एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड होता है, उसको अगर हम रेसिप्रोकल में रख दे तो हमको क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की सिंस यूनिट होती है सेकंड, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की दूसरी यूनिट क्या है? 1/सेकंड. सेकंड को अगर न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो सेकंड को इनवर्स करके भी लिख सकते हो. ओके, तो इस तरीके से, और में दूसरी यूनिट हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स. ओके, तो कुछ बेसिक चीजें जो हमने सीखी वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन,
Now the term came angular frequency. Angular frequency मतलब 2 pi n. 2 pi n है ना. 2 pi n is the angular frequency, जो कि हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी से उसका फॉर्मूला निकला. सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब n मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन. इसका फॉर्मूला अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन चैप्टर में स्टडी किया हुआ है. दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, है ना. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट रेडियन पर सेकेंड, और if you don't want to write radian per second, you can simply use per second. Okay, but that is used in complex quantity. I'll tell you afterwards how to write this. For now you have to just choose this unit, that is radian per second, and omega is called as angular frequency. मतलब कितनी frequency के साथ वो motion perform कर रहा है, that is called as angular frequency. तो अभी के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं. अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर सिंपली अवेयर ऑफ दिस थिंग्स जो हमने स्टडी किया अभी. तो हमें ये सारी चीजें बेसिक चीजें समझ में आ गई है, तो इसलिए ये सब क्लियर कर सकते हैं अभी. एंड नाउ वी कैन स्टडी अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टडी दिस. लेट मी क्लीन दिस थिंग ऑल. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. yesterday we have seen आंसर निकाल रहे हैं हम इस क्वेश्चन का. तो हमने yesterday हमने solution we are writing. So yesterday we have discussed about differential equation of SHM. What was the equation? d square x. बताओ मुझे, what is the equation? d square x upon dt square हाँ, plus angular frequency square x yes, is equals to 0. very good. So this is the differential equation of SHM. Now can you tell me what is d square x upon dt square? Yes, anybody? Second derivative of displacement, which is also called as acceleration. Okay, so this is the second derivative of displacement, which is called as acceleration. Now we'll keep this value over here, that is second derivative of displacement is nothing but acceleration, and plus omega square will keep there only, okay, where it is present originally, and which will be summed up equal to the 0. Okay, and acceleration we'll get in the result is a is equal to minus omega square x. Let me write it carefully because the mouse is not working properly today. I don't know what happened to the mouse. Every circumstances are facing like आज पता नहीं कुछ तो भी different हो रहा है. So acceleration comes out to be minus omega square x. Okay, तो ये हमारा जो acceleration आया minus omega square x, ये हमारा फॉर्मूला आ गया acceleration का. अब हमारे पास तीन पोजीशन है. कौन कौन सी? एक मीन पोजीशन होती है ना, बीच वाली पोजीशन, और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है. एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक होती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस ए, और दूसरी तरफ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए. ओके, माइनस ए. और जो बीच वाली पोजीशन है वहां से तो डिस्प्लेसमेंट गिनना चालू करते हैं, इसलिए वहां पे पहले से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. x को 0 मान के चलते क्योंकि वहां से डिस्प्लेसमेंट गिनना चालू कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 पकड़ेंगे. यहाँ पर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होगा मीन पोजीशन से. ओके, और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है तो उसको मैं EP से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन करस्पॉन्डिंगली. और इस तरीके से हमारे पास तीन पोजीशन है. तो लेट मी फाइंड आउट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता होगा बॉडी का, और ये मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता होगा बॉडी का, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन क्या होता होगा बॉडी का. तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं मीन पोजीशन पे. तो व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ x एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट गिनना चालू कर रहे हैं तो वहाँ पे x की वैल्यू होती है 0, और हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है कि हमको पता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, तो हम इसमें x की वैल्यू 0 डाल देंगे. ये फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाया डेरिवेशन से. तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0. तो एक्सेलरेशन रिजल्टिंगली कम्स आउट टू बी 0 ओनली. तो भाई ये तो एकदम क्लियर कट हो गया कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है? 0. फिर सेकंड हम देखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे कि x इज इक्वल टू प्लस ए पे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होंगी. तो x इज इक्वल टू प्लस ए पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, तो फिर से हमारा फॉर्मूला होगा a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और x की वैल्यू हम डाल देंगे प्लस ए. तो द फॉर्मूला विल कम आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर a, x की वैल्यू प्लस ए डाल दी. तो जो एक्सेलरेशन आया एक्चुअली वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया,
क्यों? क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो वैसे भी चेंज नहीं होती कोई भी एक ऑक्सीलेशन के दौरान। जैसे कि हम ये ऑक्सीलेशन पढ़ रहे हैं ब्लॉक का, तो इसमें ओमेगा की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पे ले जा सकते हैं इस ब्लॉक को, उसी को तो एक्सट्रीम पोजीशन बोला। और वो तो फिक्स होता है कोई भी एक ऑक्सीलेशन के लिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना घींच सकते हो ब्लॉक को, क्योंकि वो ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा हुआ था। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसको कितना खींच सकते हैं, ए। तो ए भी क्या हुआ, कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ना। ए मतलब कैसी वैल्यू हुई, इटसेल्फ मैक्सिमम वैल्यू, की इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हैं, ए। तो जब ए मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये पूरी टर्म ही मैक्सिमम हुई ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम हुआ उसकी वैल्यू आई ए ओमेगा स्क्वायर। बस आगे पीछे करके लिखा है, कुछ ये नहीं, पोजीशन स्विच की है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला के आया वो आया ए एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर कनेक्शन थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो प्लीज डोंट वरी, दीज आर द सिंपल लेक्चर्स। ओके, नाउ विल डिस्कस दिस डिस्प्लेसमेंट फॉर माइनस ए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो हम ए का फॉर्मूला फिर से रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अब क्योंकि तुमको पता है एक्स की वैल्यू माइनस ए है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। दिस माइनस एंड ए का माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। तो विल गेट प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब जो ए की वैल्यू आई है माइनस ए पे वो आई है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस का मतलब होता है निगेटिव डायरेक्शन। तो देखो जब हमने इसको प्लस ए पोजीशन लिया था तो एक्सेलरेशन क्या आया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब कौन से डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन मतलब दिस डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो तुमको पता है कि हमने फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लिया था, स्प्रिंग फोर्स, है ना। और जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आया। ओके, फिर देखो माइनस ए पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या आया है, माइनस ए पोजीशन पे एक्सेलरेशन आया प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। प्लस ए ओमेगा स्क्वायर मतलब कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तो देखो यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में आया था, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में आया था तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस वजह से एक्सेलरेशन वहां पे इस डायरेक्शन में आया है। ओके, तो ये इस तरीके से हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होती है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होती। जैसे कि जी हमारा कांस्टेंट होता है जब हम बॉडी को नीचे गिराते हैं, तो बॉडी को नीचे की तरफ कौन खींचता है, जी। तो जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्योंकि वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है। मगर यहाँ पे ऑक्सीलेशन का जो एक्सेलरेशन है वो स्प्रिंग की वजह से आया एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्लॉक को हमने स्प्रिंग से बांधा था। तो स्प्रिंग से आया हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, उसकी हर जगह पे, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज होती है ऑक्सीलेशन के। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो वी डिड स्टडी acceleration from differential equation. Now the second point is of velocity. Now we have to discuss about the velocity. So let me clear this thing first and then we'll move to the next topic, that is velocity. So now we are going to discuss about the velocity. So using the differential equation of SHM, how we'll move to the velocity. तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से लिख देंगे, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बिल्कुल रट लेना ये इक्वेशन, इतने बार लिख रहे हैं, मुझे तो याद है ही, आप लोगों को भी बिल्कुल वैसे ही याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, तभी तुम पेपर में उसको एकदम क्विकली कर पाओगे। तो ये इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, बिल्कुल सिंपल स्टेप में, 2 स्टेप का काम है। ए इज इक्वल टू क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ, रेट मतलब अपॉन में डी टी, रेट ऑफ व्हाट, चेंज, चेंज मतलब डी, और किसका चेंज, वेलोसिटी का चेंज, यानी वेलोसिटी बढ़ती घटती है टाइम के साथ साथ, तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही मतलब वेलोसिटी का घटना बढ़ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ डाल देंगे, दैट इज dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन की जगह पे उसका फॉर्मूला डाल दिया dv अपॉन dt, और जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज रहने दिया, उसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा एम है वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना। ओके, हमने ये स्टेप में ये किया हुआ है। अब dv को हम क्या करते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं अब डिवाइड करने वाला हूँ dx से, अपने मन से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करने वाला हूँ एंड मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बाय व्हाट, बाय dx। ओके, तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय dx। तो dv को डिवाइड कर लिया हमने dx से और मल्टीप्लाई भी कर लिया dx से, तो हमने dv बाय dx, dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया।
तो देखो डिवाइड तो कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, बट अपॉन में क्या रह गया, अभी भी एक चीज छूट गई है, क्या, dt। तो ये कौन सा रूल हुआ, चेन रूल, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमारे पास dv है यहाँ पर, तो dv लिख दिया, उसको सेम चीज से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया dx से, और ये जो dt रह गया था डिनोमिनेटर का, वो यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, तो ये हमने चेन रूल यूज किया बेसिकली यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे एज इट इज रहने देते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, अब सबको पता है कि व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, dx अपॉन dt। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। जब भी पोजीशन चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमने कल ही देखा ये चीज कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, और dx बाई dt की जगह पे वेलोसिटी लिख दिया है, उसका फॉर्मूला, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है, दैट इज v के साथ हमको मिल गया dv। देखो न्यूमरेटर में v के साथ dv है यहाँ, और यहाँ पर देखो उसके नीचे में जो dt है, dt का काम एक्चुअली, सॉरी नॉट dt, वहाँ पे dt नहीं था, मैंने गलती से वहाँ dt लिख दिया है। यहाँ अपॉन में क्या है, अपॉन में dx है। अच्छे से देखो, ये इक्वेशन में अपॉन में क्या था, dx, तो dv के अपॉन में क्या आ गया, dx, और dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास dv के अपॉन में जो dx है उसको x के तरफ भेज देते हैं। ओके, तो हमारे पास x कहाँ है पहले से भाई, ये ओमेगा स्क्वायर के साथ में था हमारे पास x, तो x के साथ डिनोमिनेटर का जो dx है वो इधर आएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसमें इसके डिनोमिनेटर में जो dx था वो इधर आके कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। ओके, बट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम एक कंसिडर करते एक कंडीशन। जैसे कि हमको पता है कि तुमने देखा होगा कभी भी कि जैसे तुम ड्रैगन झूले में बैठे होगे, कई बार हम फन फूड और ऐसे कोई भी वाटर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ड्रैगन झूला होता है। ओके, तो ड्रैगन झूले में आप बैठते हो, तो आपको पता है, आप जब ड्रैगन झूले में एम्पलीट्यूड पे पहुंचते हो, मतलब ये इस वाली पोजीशन पे पहुंचते हो, तो ये ड्रैगन झूला एकदम से रुकता है, और फिर ये वापस आता है रिटर्न, है ना। पहले ये जाता है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके फिर वापस ये रिटर्न आता है, तो रिटर्न आने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, रुकेगा नहीं तो सीधा ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसको रिटर्न आने के लिए रुकना होता है। तो इसका मतलब कि जब वो एकदम सबसे टॉप वाली पोजीशन पे पहुंचता है, अब वो बहुत ज्यादा टॉप पे तो नहीं जा सकता, नहीं तो तुम ही नीचे गिर जाओगे, तो इसलिए वो जो हमारा जो ड्रैगन झूला होता है, जब वो ऐसी टॉप पोजीशन पे पहुंचता है यहाँ तक, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अगर वो रुकेगा नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो वो और ऊपर चला जाएगा, तुम गिर जाओगे, है कि नहीं। तो ये जो पोजीशन है, इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं ऑक्सीलेशन की, इसी को तो बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। मतलब ये क्या हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड, है ना। तो हमको पता है भाई कि जब भी कोई बॉडी सबसे टॉप पे पहुंचती है, मतलब एम्पलीट्यूड पे पहुंचती है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचती है मीन पोजीशन से, ये पोजीशन जो है हमारी मीन पोजीशन हुई, और यहाँ से इसने चलना चालू किया है ड्रैगन झूले ने, और जब ये टॉप पर पहुंचा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि अब इसको वापस आना है। और ये पोजीशन कौन सी पोजीशन हुई, एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसके आगे नहीं जा सकता वो, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए वो हुआ हमारा एम्पलीट्यूड। हमको ये अब समझ में आ गया कि जब भी एम्पलीट्यूड आप लोगे, तो वहां पे आपको पक्का है कि वेलोसिटी भी क्या होंगी, जीरो होंगी, है ना। तो हमको एक लिमिट पता है कि एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे v इंटू डी जो है इसकी एक लिमिट लगाऊंगा। लिमिट क्या लगाऊंगा वो बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट को अंदर नहीं लिखते, अगर लिख भी दिया है गलती से तो बाहर ला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या है, x इंटू डी, तो x इंटू डी का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, और v इंटू डी का भी इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम इनकी लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब ये जो v है इसकी वैल्यू जीरो थी, तब ये जो x है इसकी वैल्यू क्या थी, a। कहां से लिया, ये देखो यहाँ दिया हमने, अभी लिया ना थोड़ी देर पहले सिचुएशन, कि जब v की वैल्यू थी जीरो, तब x की वैल्यू क्या थी, a। तो जब v था जीरो, तो x की वैल्यू थी a। अब मान लो कि x की कोई भी एक पोजीशन ले ली हमने, जैसे रैंडम वैल्यू ले ली x, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होंगी, v। ये कैसा बोला हमने, समझो, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। मान लो ये हमारा एम्पलीट्यूड पोजीशन है, जहाँ पे x इज इक्वल टू a है। अब ये दो ही पोजीशन तो नहीं है, ऑक्सिलेशन है, बीच में कोई भी पोजीशन हो सकती है, तो ये जो बीच की पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने क्या मान लिया, x। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रही होंगी, v, जो कि
कुछ भी हो सकती है ना, तो वो v की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि x डिस्प्लेसमेंट पे v कितना होगा, तो वो x हमने यहाँ लिखा है और उस समय वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है v। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो समझो। तो देखो v इंटू वी क्या होता है, v स्क्वायर, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे v इंटू डी है, तो dv के अंदर क्या है, v तो है, dv के अंदर क्या टर्म है, v है, तो v को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। एम आई करेक्ट, यस। तो यहाँ पर v इंटू वी जो है v स्क्वायर हो जाएगा, मगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे, इसीलिए इंटीग्रेशन की वजह से ये 2 उठा के कहाँ लिख देते हैं, नीचे। यही 2 जो हमने लिखा है पावर में, इसको उठा के कहाँ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में। और फिर लिमिट लगा देते हैं कि हमने इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी, तो हमने इसकी लिमिट ली थी 0 से लेकर v तक। फिर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज है। x इंटू डी में भी क्या होगा, x इंटू एक्स, सबसे पहले ये जो x इंटू एक्स है इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमारे करेक्ट, यस। और फिर इंटीग्रेशन की वजह से यही 2 उठा के कहाँ लिख देते हैं, नीचे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। और हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, a, जो लोअर लिमिट बोला हमने जिसको, और ऊपर की लिमिट क्या है, x, जो कि यहाँ पे लिमिट तुमको दी हुई है। ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ कि लिमिट कैसे पुट अप करते हैं इंटीग्रेशन में, और इस तरीके से हमने लिमिट लगा दी वहां पे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के बाद तुम देखो दोनों तरफ 2 जो है डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और वी स्क्वायर की जो लिमिट के साथ वैल्यू बचेगी वो बचेंगी 0 टू वी, है ना। लिमिट के साथ कहां से कहां तक वैल्यू बचेंगी, 0 टू वी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और एक्स स्क्वायर की जो लिमिट है वो कहां से कहां होंगी, दैट इज x टू a टू x, है ना, ये हमारी लिमिट होंगी। तो अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसमें जो ऊपर वाली लिमिट है उसको बोलते हैं फाइनल लिमिट, और जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट। तो हम कभी भी क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज निकालते हैं, है ना। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो हम रूल निकालेंगे इसका। ओके, हमारा क्वेश्चन डिलीट हो गया बेसिकली ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो मैं क्वेश्चन बाद में रिपीट लिख दूंगा। तो हमारा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट कैसे पुटअप करेंगे, तो देखो जो वी स्क्वायर है उसमें सबसे पहले फाइनल लिमिट लगाएंगे। तो फाइनल लिमिट क्या है, टॉप वाली लिमिट मतलब वी, तो वी की जगह पे वी रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर करना जरूरी है। फिर उसके बाद उसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे, तो इनिशियल वैल्यू क्या है भाई उसकी, 0। देखो लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल वैल्यू 0, 0 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट लिख देंगे हम। फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की ऊपर वाली लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, और उसकी लोअर वाली लिमिट क्या है, ए, तो उसका आएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि देखो जो वैल्यू हमने निकाले उसी में क्या आया, हमारा स्क्वायर आया है, तो इसलिए x लिखते समय x का स्क्वायर करेंगे, a लिखते समय भी a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और दोनों का माइनस कर देंगे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम हमेशा, तो इसलिए हम उसको कर देंगे x स्क्वायर और फिर a स्क्वायर, और दोनों का क्या कर देंगे, माइनस, तो बीच में दोनों का माइनस कर दिया, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मगर स्क्वायर के साथ, क्योंकि x स्क्वायर था। अगर सिंपल x होता तो सिंपल x माइनस a लिखते, x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, एक्स का क्यूब होता तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब लिखते, बट अभी सिर्फ स्क्वायर है तो सिंपली स्क्वायर ही डाला है हमने। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज, है ना, और बीच में माइनस का साइन भी एज इट इज। अच्छा, अब मुझे बताओ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगी, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी ओमेगा स्क्वायर, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, जो ए निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों तरफ अब रूट कर देंगे, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो वी स्क्वायर का रूट क्या होगा, वी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का रूट क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, और इन दोनों का रूट नहीं हो सकता इसलिए पूरा का पूरा अंदर जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए उनका रूट नहीं हो सकता, तो पूरा का पूरा इक्वेशन किस में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में जाएगा, रूट में। और क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, बॉडी राइट में भी जा रही है लेफ्ट में भी जा रही है, ऑक्सीलेशन में हमने देखा था कि बॉडी पहले कहाँ जाती है, राइट में, फिर बाद में कहाँ जाती है, लेफ्ट में।
कहीं पर भी जा सकती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो रूट के रूल के हिसाब से प्लस माइनस का साइन भी लगाना जरूरी है, जो कि पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन बताता है। तो ये है वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था कि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे, तो विल सी कि अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या वेलोसिटी होती है बॉडी की। तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। जो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला है वो मिला है हमको ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस का साइन हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि बॉडी किस तरफ जा रही है। ओके, तो लेट्स से सबसे पहले हम ले लेते हैं मीन पोजीशन। ओके, तो मीन पोजीशन पे सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पे। x की वैल्यू होती है 0 मीन पोजीशन पे। ओके, एंड x पे मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हम उसको वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मीन पोजीशन पे x, पहली सिचुएशन दी हुई है हमने, हाँ, तो फॉर्मूले में जैसे पुट करेंगे हम, हमको मिलेगा ओमेगा की जगह पे ओमेगा, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, और x की वैल्यू रख दी जाएंगी क्या 0। तो हमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, हमको मिलेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, है ना। 0 का तो कुछ होने वाला नहीं है, और रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओमेगा। अब इसमें रूट का रूल है, तो फिर से रूट लगाया ना, नहीं रूट लिया है ना, तो इसलिए प्लस माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि तुमको पता है वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और निगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये हमारी मीन पोजीशन है और ये हमारा ब्लॉक है। और ब्लॉक जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, मगर पोजीशन कौन सी है भाई, मीन पोजीशन, मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, वो कौन सी पोजीशन है हमारी, मीन पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन पोजीशन पे, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव साइड में है तो हम प्लस ए ओमेगा यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है तो हम यूज करेंगे माइनस ए ओमेगा। ओके, तो प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, ये हमारे वेलोसिटी के डायरेक्शन हुए। और अब हम इसको लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड पे लेंगे तो तुम x इज इक्वल टू प्लस ए पे लो पहले, तो फिर उसके बाद हम दूसरी पोजीशन लेंगे एम्पलीट्यूड पे, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए पे। ओके, तो एट x इज इक्वल टू प्लस ए एंड एट x इज इक्वल टू माइनस ए, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन दोनों पे निकालेंगे। तो क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर भी क्या होगा, देखो पहले तो फॉर्मूले का माइनस का साइन, और एक्स स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू क्या रखेंगे ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। तो वेलोसिटी कितनी आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पे, पूरा कट पिट हो गया, तो कितना बचा 0। मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये बीच वाली पोजीशन कौन सी थी, मीन पोजीशन। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है x इज इक्वल टू प्लस ए, इस पे जो हमारी वेलोसिटी आई वो 0 आई, और आएंगी भी क्यों नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्रैगन जूला रुक जाता है कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 0। am I करेक्ट, यस। अच्छा, सेम फॉर्मूला यहाँ लगा लो, तो ओमेगा आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बीच में कौन सा साइन है माइनस, और x की वैल्यू क्या है माइनस ए। अच्छा देखो x की वैल्यू क्या है माइनस ए का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा प्लस ए, ये पूरा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। कोई भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करो तो वो भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, और बीच में माइनस का साइन है, ये फिर से कैंसिल हो गया, फिर से वेलोसिटी क्या आ गई 0। मतलब चाहे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो या पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो, दोनों पे जाके बॉडी रुकना ही रुकना है, क्योंकि वहां से ही तो पलट के वापस आ रही है बॉडी, और पलटने के लिए पहले रुकना जरूरी है। देखो मीन पोजीशन से पहले बॉडी इधर गई थी, फिर रुकी, फिर वापस आई, रुकेंगी तभी तो वापस आएंगी, रुकेंगी नहीं तो सीधा आगे नहीं भग जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो रुकना बहुत जरूरी है, तो रुक के वापस आई तो वेलोसिटी 0 हुई।